हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 78 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं, जो कथन है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तथ्य है, कथन है, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। यह किसका कथन है? तो आंसर हो जाएगा आगस्टीन का। आगस्टीन का कथन है फ्रेंड्स कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। आगस्टीन का कथन है। आगे देखते हैं। राजा तथा ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। यह किसने कहा है? तो ये जेम्स मिल का कथन है। जेम्स मिल का कथन है कि राजा तथा ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। जेम्स मिल ने यह कहा है। आगे है, राजा को शेर के समान शूर तथा लोमड़ी की भांति चतुर होना चाहिए। राजा को शेर के समान शूर अर्थात वीर और लोमड़ी की भांति चतुर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। ये कथन है मैकियावेली की। मैकियावेली ने कहा है कि राजा को शेर के समान शूर अर्थात बलशाली होना चाहिए और लोमड़ी की भांति चतुर होना चाहिए। ऐसा मैकियावेली का कथन है। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता। यह भी कथन मैकियावेली ने कहा है। मैकियावेली ने कहा है कि व्यक्ति अपने पिता के मृत्यु को भूल सकता है लेकिन जो पैतृक संपत्ति होती है उसको नहीं भूल सकता। यह कहना है मैकियावेली का। आगे है, राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है। राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बोधा का। बोधा का कथन है कि राज्य परिवार और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। बोधा ने इस कथन को कहा है। आगे है कि प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है। प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। ये किसने कहा है? बोधा ने कहा है। बोधा ने कहा है कि प्रभुसत्ता ऐसा है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है और यह क्या है? नागरिकों और शासितों से के ऊपर ऐसी शक्ति है। प्रभुसत्ता ऐसी शक्ति है जो नागरिकों और शासितों से ऊपर है और प्रभुसत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। ये बोधा का कथन है। तो अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। व्याख्या देख लेते हैं दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को हुआ। 8 अगस्त 1942 को हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया। यहीं पर उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो दोस्तों, गांधी जी ने तो आंदोलन प्रारंभ किया था। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन आरंभ किया गया था, लेकिन 8 अगस्त को ही आधी रात को मतलब 9 अगस्त की सुबह ही सभी को जीरो हावर के तहत क्या कर लिया गया था? सबको गिरफ्तार कर लिया था। जीरो हावर था। हावर्स के तहत एक चलाया गया अभियान अंग्रेजों द्वारा और जो बड़े नेता थे सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन 8 अगस्त को ही ये डिसाइड कर दिया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा और प्रारंभ हो जाएगा कल से।
सुबह से ऐसी नीति थी, लेकिन क्या किया जाए, सुबह सुबह होने से पहले ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो यहाँ पे दिया गया है कि इस आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया था, तो ऐसा नहीं है। गांधी जी ने शुरुआत तो किया था, ये मानना है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन स्फूर्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, स्वतः क्रांति या स्वतः आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई ये नहीं था कि किसी पार्टिकुलर, उस समय तो ये लोग जेल में थे, लेकिन उसमें जयप्रकाश नारायण और अरुणा मतलब घोष महिलाएं थी, वो और अन्य लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को चलाया। जो छोटे मतलब कि जो क्षेत्रीय नेता थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने चलाया। तो ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन के नाम से भी भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है, और इसको ये माना जाता है कि ये बिना नेता के द्वारा चलाया गया, लोगों ने इसको चलाया, ऐसा ये कहा जाता है। तो कभी कभी ये रहेगा कि शुरुआत तो गांधी जी द्वारा की गई, लेकिन हमेशा नेतृत्व इन्होंने नहीं किया, क्योंकि 0 आवर्स के तहत एक मतलब उसके तहत इनको क्या कर लिया गया, सभी बड़े नेताओं को 0 आवर्स के तहत जो मिशन था उसके तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। तो आगे चलते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण है। किसने कहा है? ऑप्शन 1 है प्रोफेसर G.F. स्ट्रांग, प्रोफेसर K.C. ह्यूयर, प्रोफेसर लास्की, जेम्स ब्राइस। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, 2 सही हो जाएगा, K.C. ह्यूयर। K.C. ह्यूयर का कथन है कि शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। आगे व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। K.C. ह्यूयर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ संविधान के विशेषज्ञ थे। उन्होंने कहा है कि शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति और दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कूट से उत्तर चुनना है दोस्तों। सूची 1 दिया है, 2 दिया है, माओ त्से तुंग, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, लेनिन। तो इधर देख रहे हैं, इधर उनके बारे में संबंधित तथ्य दे दिया गया है कि किसने क्या कहा है। दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ, इससे तुम्हारी दास्ता की बेरिया कटेगी। तो ये कथन किसका था? तो आप सभी को मालूम होगा कि ये कथन कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुमको पाने के लिए पूरा जहां है, पूरा संसार है, खोने के लिए तुम्हारे बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है। तो ऐसा उन्होंने कहा है, तो ये ऑप्शन 4 हो गया, सी का 4 आंसर सही हो गया। अब इसके बाद है माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग का कथन क्या है ये देखना है। तो माओ त्से तुंग जो है वो आपके ए का आपका दूसरा हो जाएगा दोस्तों। सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है, किंतु अमल में यह बहुत कठिन काम है। अमल में लाना ये बहुत कठिन काम है, ये कहे हैं माओ त्से तुंग ने। और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड का क्या कथन है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड क्या कहते हैं दोस्तों? तो इनका जो कथन है, पहला हो जाएगा इनका, राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है। राज्य व्यवस्था अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है, ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड का कथन है। लेनिन बच गए तीसरा, तो इनको तीसरे से मिलान कर लिया जाएगा लेनिन का। वे लोग खतरनाक हैं जो यह नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक एक दिखावा है जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध न दिया जाए। ये कथन है, तो इनके अनुसार आपको मिलान करना है। तो आप इनके अनुसार मिलान करेंगे तो आपका जो सही हो जाएगा दोस्तों, वो 2 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, पहले का हो गया आपका, दूसरा था कार्ल मार्क्स का आपका सी का, ये चौथा था।
तो इस तरह आप मिलान देख लीजिएगा वीडियो को रोककर। आगे देखते हैं, व्याख्या देख लेते हैं इसका। माओ त्से तुंग के अनुसार सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है किंतु अमल में बहुत कठिन है। मॉन्टेग्यू राज्य व्यवस्था के अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है। जो राज्य व्यवस्था है या राज्य है वो अनेक व्यक्तियों की संगठित शक्ति है, ये मॉन्टेग्यू का कथन है। कार्ल मार्क्स, दुनिया के मजदूरों संगठित हो जाओ, इससे तुम्हारी दास्ता की बेड़ियां कटेगी। लेनिन कहते हैं वे खतरनाक हैं जो यह नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक दिखावा है जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध न दिया जाए। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन। संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो। फिर इसके बाद ऑप्शन 2 है अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का और उसकी मर्यादा संसद के अधिनियम के समान होती है। ये दोनों कथन सही है। संसद के दोनों सदनों के पुनः समवेतन होने पर उनके समक्ष रखा जाएगा, ये भी कथन आपका सही प्रतीत होता है। और चौथा है अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं है। अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है। तो आपका जो 4 है वो आपका गलत है दोस्तों, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश किस अनुच्छेद के द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 123 राष्ट्रपति द्वारा। इसके लिए आवश्यक है कि संसद के दोनों सत्र सदन में न हो। यह संसद द्वारा निर्मित कानून के समान शक्ति रखता है। जब सदन सत्र के दौरान आरंभ होता है अध्यादेश को सदन में पास कराना अनिवार्य होता है, वरना 6 महीने बाद इसकी वैधता समाप्त हो जाती है जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। और यह अध्यादेश किस अनुच्छेद के द्वारा जारी किया जाता है? तो 123 के द्वारा, इसको आप याद रखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन। किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राजा को ऑस्टिनवाद अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है, यह कथन किसका है? किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राज्य को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है डायसी का, 2 है लास्की का, 3 है मेंटलेड का और 4 है ब्राइस का। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 सही हो जाएगा, लास्की का। यह कथन किसका है? लास्की का है। व्याख्या देख लेते हैं। लास्की ब्रिटेन के राजनीतिक सिद्धांतकार, अर्थशास्त्री और लेखक हैं। किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद राज्य को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है, यह कथन लास्की के राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत निहित है। आगे देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, यह कथन किसका है? कथन क्या है कि पूंजीवाद के सागर के बीच का समाजवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है माओ त्से तुंग का, ऑप्शन 2 है कार्ल मार्क्स का,
ऑप्शन 3 है लेनिन का, ऑप्शन 4 है स्टालिन का। तो आंसर आप सभी को मालूम हो गया होगा, आंसर है लेनिन का। ये लेनिन का कथन है दोस्तों। व्याख्या देख लेते हैं। लेनिन रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे। उन्होंने रूस में वैश्विक क्रांति का नेतृत्व किया। वो लसेविक क्रांति, वैश्विक क्रांति जो 1917 में हुआ था, उसका नेतृत्व किया। उन्होंने कहा है कि पूंजीवादी सागर के बीच साम्यवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। कथन को याद कर लीजिएगा और कहीं नोट कर लीजिएगा, टफ क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन 1 है फाइनर ने, ऑप्शन 2 है सिडनी वेब ने, ऑप्शन 3 है आमंड ने, ऑप्शन 4 है लासवेल ने। तो 57 का जो आंसर होगा दोस्तों वह 3 हो जाएगा, आमंड ने। तो किसने किया था? आमंड ने किया था। व्याख्या देख लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रेवियल आमंड ने किया। उनके अनुसार राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक तंत्र राजनीतिक कार्यों के एक विशिष्ट प्रकार के अभिमुखी ढांचे में बंधा होता है। आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना किसने की है? पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना किसने की है? जो भारतीय राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पुस्तक है। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन है ये बताना है। रजनी कोठारी, डॉक्टर AP वर्मा, सिडनी वेब, माइनर वीनर। तो कौन है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक सही हो जाएगा, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक हैं। व्याख्या देख लेते हैं। रजनी कोठारी भारत के सुप्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञानी और शिक्षाविद हैं। उन्होंने भारतीय राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना की तथा विकासशील समाज अध्ययन पीठ की स्थापना की। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, यदि असमानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है, यदि असमानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है मॉन्टेग्यू का, ऑप्शन 2 है अरस्तु का, ऑप्शन 3 है मैकियावेली का, ऑप्शन 4 है JS मिल का। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 सही हो जाएगा, अरस्तु का। तो अरस्तु महोदय क्या कह रहे हैं? अरस्तु महोदय का कहना है कि यदि असमानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होती है, यदि असमानता रहेगा समाज में तो उससे क्या होगी? प्रजातंत्र जो है भ्रष्ट हो जाएगा, लोकतंत्र भ्रष्ट हो जाएगा असमानता होने के लिए। लेकिन अगर अति समानता भी हो जाए, अति समानता मतलब सभी लोग अति समान हो जाएं, कि अगर भावना भी हो जाए तो वह भी नष्ट हो जाएगा। तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। जो प्रजातंत्र है अति समानता से भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। व्याख्या देख लेते हैं। अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे। उन्होंने कहा कि यदि असमानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विचारक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है? पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक किसे माना जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है प्लेटो, 2 है अरस्तु, 3 है क्यूनाच और 4 है सिसरो। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका 2 सही हो जाएगा, अरस्तु। आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु। व्याख्या देखते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में अरस्तु को संविधानवाद का जनक माना जाता है। अरस्तु के संबंध में बारकर कहता है कि अगर यह प्रश्न किया जाए कि
अरस्तु की यूरोप की राजनीति की सबसे बड़ी देन क्या है? यदि यह प्रश्न किया जाए कि अरस्तु को यूरोप की राजनीति में सबसे बड़ी देन क्या है, तो इसका एक शब्द में उत्तर होगा संविधानवाद। एक शब्द में जो उत्तर होगा वो क्या होगा? संविधानवाद। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन एक है केसी ह्यूयर का, गार्नर का, विलियम एंड्रयूज का, बार्कर का। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 4 सही हो जाएगा, बार्कर का। यह कथन किसका है? बार्कर का है। व्याख्या देख लेते हैं। सर अर्नेस्ट बार्कर इंग्लैंड के राजनीतिक विज्ञानी थे। उनकी प्रसिद्ध कथन है वो है कि अस्थायी अधिनायकवाद के अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। अस्थायी जो होती है अधिनायकवाद के, अस्थायी और सुस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की अधिक संभावना बनी रहती है। ऐसा उन्होंने कहा कि अगर अधिनायकवाद अस्थायी भी है तो उसका जो है अस्थायी और सुव्यवस्थित या सुस्थापित होने की अधिक संभावना बनी रहती है। ऐसा इन्होंने कहा है अधिनायकवाद के बारे में। 62 नंबर क्वेश्चन है, संविधानवाद होता है। संविधानवाद होता है तो इसका आंसर हो जाएगा गतिशील। कठोर नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता है, अपरिवर्तनशील नहीं होता है। क्या होता है संविधानवाद? गतिशील होता है, वो बदलते रहता है, संविधान में संशोधन होते रहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। संविधानवाद सरकार के उस स्वरूप को कहते हैं जिसमें संविधान की प्रमुख भूमिका होती है। यह एक गत्यात्मक अवधारणा है, इसलिए यह प्रगति का साधक बना रहता है। संविधानवाद का मूल अर्थ आधार विधि का शासन माना जाता है। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विचारक संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं मानता? कौन सा विचारक संविधान एवं संविधानवाद में अंतर नहीं मानता? ऑप्शन एक है ब्लैक स्टोन, ऑप्शन 2 है लासबेल, ऑप्शन 3 है C.F. स्ट्रांग, ऑप्शन 4 है केसी ह्यूयर। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 63 का 3 हो जाएगा C.F. स्ट्रांग। आंसर क्या हो जाएगा? C.F. स्ट्रांग। व्याख्या देख लेते हैं। ब्लैक स्टोन, लासवेल तथा केसी ह्यूयर संविधान तथा संविधानवाद में अंतर मानते हैं, जबकि C.F. स्ट्रांग इन दोनों में अंतर नहीं मानते हैं। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका पहला बार्कर का। यह कथन बार्कर का है कि आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। व्याख्या देख लेते हैं। बार्कर कहता है कि आधुनिक राज्यों की स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। इससे पहले स्पेंसर ने कहा था कि राज्यों में स्थिति व्यक्ति बनाम राज्य की होती है। अतः बार्कर राजनीतिक स्थिति में हो रहे परिवर्तन को अद्यतनित करते हैं। आगे देखिए आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। यह कथन किसका है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इम्पॉर्टेंट कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन एक है आग, 2 है रेन, 3 है J.S. मिल, 4 है फाइनर। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों J.S. मिल। J.S. मिल का कथन है कि जो वोट हैं या मत है उसको गिना नहीं तौला जाना चाहिए। व्याख्या देखते हैं। J.S. मिल शिक्षित व्यक्तियों को अधिक मत दिए जाने के पक्षधर थे। जो
शिक्षित व्यक्ति हैं उनके मतों को अधिक मूल्य बनाना इनका मुख्य लक्ष्य था। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा है कि मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। उनकी इस अभिव्यक्ति का समर्थन सिजविक भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर